एक असली वॉरियर वो नहीं होता जो जंग की बहुत अच्छी तैयारी करता है, बल्कि वो होता है जो जंग को आखिरी सांस तक लड़ता है। तो अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम चाहो ना इस टाइम को भी अच्छा यूज करके तुम अपना जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, तुम है ना हार मान के बैठे हो। तुम्हें ना एक वॉरियर की तरह आखिरी सांस तक मेहनत करनी है, आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं छोड़नी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव सुथार। अब वो फाइनल घड़ी आ चुकी है कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारे हाथ में ना इंग्लिश का पेपर होगा जिसे तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा। तो अब इन फाइनल दिनों के अंदर हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, आखिर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें अभी नहीं करनी है, ताकि पेपर के टाइम तुम्हारे हाथ कांपे ना। तो वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। ये जो वीडियो है ना, ये तुम्हारा जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। जो मेरी पहली स्ट्रेटजी थी ना, जिसने मेरे को इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 लाने में बहुत ज्यादा हेल्प की, वो स्ट्रेटजी थी कि अपनी पूरी रिवीजन है ना, अपनी जो पूरी तैयारी है वो पेपर से एक दिन पहले पूरी कर लेनी है। मान लो जैसे तुम्हारा पहला पेपर 27 तारीख को है, तो ऐसे नहीं सोचना है कि मेरा पहला पेपर 27 को है, बल्कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि जो आपका पेपर है ना वो 27 को नहीं है, वो 26 तारीख को है। ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हारी जितनी भी रिवीजन है, जितनी भी तैयारी है, वो तुम 25 तारीख तक कर लोगे। और जो 26 तारीख वाला दिन है ना, वो तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा दिन बच जाएगा जिस दिन तुम अच्छे से रिवीजन करोगे। और ये करने से तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इतना ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा कि तुम सोच नहीं सकते। और ये चीज सिर्फ आपको पहले पेपर में नहीं करनी, बल्कि हर पेपर में ये अप्लाई करनी है। जिस दिन आपका पेपर है उस दिन ये मत सोचो कि उस दिन पेपर है, बल्कि ये सोचो कि उससे पहले वाले दिन तुम्हारा फाइनल पेपर है और अपनी जितनी भी प्रिपरेशन है वो एक दिन पहले ही सारी करके रखो। अब मैं आपको ना सेक्शन वाइज बता देता हूं कि किस सेक्शन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं लिटरेचर की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना सबसे ज्यादा लिटरेचर के अंदर ही दिक्कत आती है। तो देखो यार, आपके इंग्लिश के अंदर 4 चीजें होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। तो इन सब में से ना सबसे पहले आपको लिटरेचर की तैयारी करनी है, क्योंकि लिटरेचर के अंदर कहीं ना कहीं सर्टेनिटी है। आपको पता है कि भाई ये बुक है मेरी 2, इन्हीं में से पेपर आएगा। बाकी किसी सेक्शन में आपको पता नहीं होता कि भाई पेपर जो है क्वेश्चन है कहीं से भी आ सकता है, राइट। ग्रामर में, रीडिंग में, राइटिंग में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन लिटरेचर के लिए आपके पास एक बुक है, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है कि भाई इन बुक से मैं शुरुआत करूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको लिटरेचर कैसे पढ़नी है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छे से एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन वगैरह कर रखा होगा और खुद की समरी बना रखी होगी, तो वो बच्चे फटाफट समरी को गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरे साल एनसीईआरटी को छुआ तक नहीं होगा। तो उन बच्चों को मैं स्पेशली बता देना चाहता हूं, इस टाइम आप एनसीईआरटी को टच करने की गलती भी मत करना, क्योंकि अब तुम एनसीईआरटी टच करोगे, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आखिरी पे है ना पेपर बिल्कुल सर पे खड़ा होगा ना, तब आप देखोगे कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस टाइम आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। तो तुम्हें अभी करना क्या है, तो तुम है ना समरी पढ़ो। कहां से पढ़नी है समरी? या तो यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब वीडियोस वो वाली नहीं देखनी जो 1-1 घंटे की या 2-2 घंटे की होती है, इतनी बड़ी यूट्यूब वीडियो मत देखना, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो अभी तुम्हें वो वाली यूट्यूब वीडियो देखनी है जिसके अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर की समरी अच्छे से आपको समझा दे, ठीक है। 15 से 20 मिनट के अंदर है ना आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा और आपका बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की छोटी छोटी वीडियोस देखनी है जिसमें आपको पूरे चैप्टर की अच्छे से समरी समझा रखे। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो यूट्यूब वीडियोस देखना पसंद नहीं करता है, तो आप बुक से भी समरी पढ़ सकते हो। मैं अपने टाइम पे एक बुक आती थी ऑल इन वन नाम से, बहुत सारे बच्चे पास अभी भी होगी वो बुक। तो ऑल इन वन जैसी बुक है ना, उनके अंदर है ना ऑलरेडी चैप्टर की समरी दी होती है, तो वहां से बुक के थ्रू भी आप समरी पढ़ सकते हो। तो 2 ऑप्शन आपके पास, यूट्यूब वीडियोस एंड बुक, ठीक है। तो दोनों से आप समरी पढ़नी है, मेन चीज ये है। बाकी मैं आपको पर्सनली अगर बताऊं तो मैं आपको यूट्यूब वीडियोस प्रेफर करूंगा, क्योंकि वहां पे ना एनिमेशन के थ्रू आपको पूरा जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझा देते हैं, वो ज्यादा ना इंटरेक्टिव होता है, क्योंकि बुक वगैरह पढ़ना यार थोड़ा बोरिंग होता है, राइट। तो समरी पढ़नी है, मेन चीज ये है। जब आपकी समरी हो जाए उसके बाद क्या करना है, समरी होने के बाद आपको करने हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। समरी करना बहुत जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि ना इंग्लिश में बहुत बार मैंने देखा है क्वेश्चंस है ना आपके चैप्टर के अंदर से आ जाते हैं। तो अगर आपको समरी पता नहीं होगी ना, तो जो चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है, भले ही आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो, लेकिन अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर आपको समरी नहीं पता होगी तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो समरी करना जरूरी है। एक बार जब आपकी समरी हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे बच्चे ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी समरी है, ठीक है। जितने चांसेस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आने के होते हैं ना, उतने ही चांसेस बैक एक्सरसाइज से भी आने के होते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें करनी है, क्लियर। और अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको इस चैनल पे है ना एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मार्क करवा रखे हैं, और मैंने हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं, ठीक है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, साइंस, एसएस, पांचों के पांचों सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर वो ऑलरेडी मैंने आपके मार्क करवा रखे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इंग्लिश के भी मैंने मार्क करवाए हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कराए हैं कम से कम उतने तो कर
कर ही लेना, ठीक है। वो तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो तो करे बिना पेपर देने ही मत जाना, समझ में आई बात। और जब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सैंपल पेपर करने हैं। और हर सब्जेक्ट के कम से कम आपको 3 से 4 सैंपल पेपर करना जरूरी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना इंग्लिश में पता क्या करते हैं, जो सैंपल पेपर के अंदर आंसर लिखा होता है ना उसी को रटने लग जाते हैं। भाई सैंपल पेपर रटने के लिए थोड़ी है, सैंपल पेपर तो प्रैक्टिस करने के लिए ना, चेक करने के लिए है कि भाई तुम्हें आता कितना है। तो अब तुमने इंग्लिश की समरी समझ ली, तुमने एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लिए, तो तुम इतने तो कैपेबल हो कि तुम सैंपल पेपर वाले क्वेश्चंस को अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में लिख के आ सकते हो, क्योंकि तुम्हें पूरे चैप्टर की स्टोरी पता है, राइट। तो आपके जब सैंपल पेपर में आप जो क्वेश्चन है वो देखो ना, तो उसको खुद अपने भाषा में बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इंग्लिश में ना सिर्फ क्रैमिंग चलती है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश के अंदर अगर आप खुद से आंसर लिख के आओगे ना तो वो भी ठीक माना जाएगा। बस उसमें 2 चीजें ठीक होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन में पूछा है आपने वही लिखा है, दूसरा ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। बस ये 2 चीजें आपकी ठीक होगी ना, चाहे आप खुद से बना के लिख के आओ, चाहे किसी और किताब का लिख के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस आपका आंसर जो क्वेश्चन में पूछा है वो होना चाहिए और ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, बस। तो अगर आप खुद से भी लिख के आते हो तो भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितना आप बुक वाला लिख के आओगे, सेम नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका अगला राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन की सबसे गजब बात पता है क्या है, कि होता तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, लेकिन बच्चे ना सबसे ज्यादा नंबर इसी सेक्शन में कटवाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पहला रीजन है कि उनको ना फॉर्मेट ही ढंग से याद नहीं होता। वो ना 1-2 बार देख लेते हैं फॉर्मेट को और वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसे है, मेरे को आता है, और इस ओवर कॉन्फिडेंट के साथ वो पेपर में चले जाते हैं। पेपर के अंदर है ना आपका इतना प्रेशर फील होता है दिमाग पे, और वो भूल जाते हैं कि पहले डेट आती है या फिर एड्रेस आता है। कई बार तो इतना तक हो जाता है कि बच्चे ना प्रेशर के अंदर जो नोटिस के ऊपर बाउंड्री होती है ना वो तक नहीं बना के आते। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई जितना भी आपका फॉर्मेट है, चाहे लेटर का फॉर्मेट हो, चाहे आपका ऐसे का फॉर्मेट हो, जितनी भी चीजों का फॉर्मेट है पूरे राइटिंग सेक्शन का, वो आपके दिमाग में ऐसा छपा होना है। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, उनको फॉर्मेट तो याद हो जाता है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते। उनको ना ये लगता है कि यार हर लेटर में ये सेम फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है। नहीं, आपको हर एक राइटिंग सेक्शन की ना कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो, लेकिन राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से राइटिंग सेक्शन में बहुत सारे बच्चे अपने नंबर गवा देते हैं। और इनफैक्ट जो राइटिंग सेक्शन होता है ना वो फ्री के नंबर देके जाता है, पर तुम फ्री के नंबर छोड़ देते हो सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में। तो आपको राइटिंग सेक्शन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जब तुम राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करो ना, लिख लिख के देखो, तो आपको ना उसको एनालाइज भी करना है, ठीक है। चेक करना है कि भाई कहां कहां गलती हो रही है। और राइटिंग सेक्शन के अंदर सबसे जो मेन चीज होती है वो आपका फॉर्मेट ही होता है। क्योंकि अगर एग्जामिनर आपका मान लो पेपर चेक कर रहा है, ठीक है, मान लो राइटिंग सेक्शन के अंदर या लेटर राइटिंग के अंदर किसी भी चीज के अंदर मान लो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, एक बार को वो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी एग्जामिनर स्किप कर सकता है, लेकिन एग्जामिनर का जो मेन फोकस होता है ना वो राइटिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा आपके फॉर्मेट के ऊपर होता है। अगर आपका फॉर्मेट में उसको गलती मिल गई ना, फिर वो ढूंढ ढूंढ के आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालेगा। तो आपको सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है राइटिंग सेक्शन के अंदर कि आपका जो फॉर्मेट है उसमें गलती नहीं होनी, ठीक है। एक बार को ग्रामेटिकल मिस्टेक चल सकती है लेकिन फॉर्मेट वाली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसके बाद अगला सेक्शन आता है आपका अनसीन पैसेज वाला। मेरे ख्याल से यार देखो ये एक ऐसा सेक्शन होता है आपके पेपर के अंदर जिसकी कितनी भी प्रैक्टिस कर लो उतनी ही कम है। क्यों? क्योंकि ये अनसीन है ना, आपने जिस चीज की प्रैक्टिस की है वो तो आता ही नहीं है ना, ये तो अनसीन है, ये तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करनी है। क्यों प्रैक्टिस करनी है? क्योंकि ना इसके अंदर ना एक कैच होता है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं अनसीन पैसेज के अंदर बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने का। सबसे बड़ी गलती पता है बच्चे क्या करते हैं? जो अनसीन पैसेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट उस पैराग्राफ में से उठा के आंसर लिख देते हैं। आपको डिक्टो पैसेज के अंदर से डायरेक्ट लाइन उठा के अपने आंसर के अंदर नहीं लिखनी है, क्योंकि फिर एग्जामिनर के ऊपर है ना आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि एग्जामिनर सोचता है कि यार इसने तो डायरेक्ट पैसेज में से उठा के लिख दिया है, इसे बच्चे की तो खुद की कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से उस पैसेज की उस लाइन को ना थोड़ा बहुत रिफ्रेज करना है, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत चीजों को आगे पीछे करना है, डिक्टो उठा के मत लिख देना। क्लियर? इसके साथ बच्चे एक और गलती करते हैं, वो डायरेक्ट ना पेपर मिलते ही पहले अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को देख के फिर आंसर ढूंढने जाएंगे। ये गलती नहीं करनी है, बहुत गलत अप्रोच है। आपको पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना, उस पैसेज को नहीं पढ़ना है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने। क्वेश्चन आपके एक बार दिमाग में बिठा लेने आपको, उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ने जाओगे। और पेंसिल या पेन अपने हाथ में रखना पैराग्राफ पढ़ते टाइम, क्योंकि आपके दिमाग में अब क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि तुमने पहले क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद जब तुम पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो उस पैराग्राफ में जब उस क्वेश्चन से मिलती जुलती चीजें मिलेंगी आपको, वहीं पे अंडरलाइन कर देना। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो आपको पहले पैराग्राफ पढ़ के
क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, आपको क्वेश्चन पढ़ के फिर पैराग्राफ पढ़ना है और जब जब उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी मिले अंडरलाइन कर लो, सिंपल। इससे आपका टाइम बचेगा और आपका ना आंसर रीफ्रेज करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस करना। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करना, लेकिन कम से कम 5 से 6 अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस तो पेपर से पहले करके ही जाना, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किस चीज की करनी है आपको आंसर को रीफ्रेज करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड भी आते हैं पैसेज के अंदर कि एंटोनिम बता दो, सिनोनिम बता दो, इस टाइप की भी आते हैं, लेकिन उनकी तो आप देखो कितनी भी प्रैक्टिस कर लो वो तो नहीं बता सकते क्योंकि वो तो वोकैब है, राइट। लेकिन जो आंसर रीफ्रेज करने वाली चीज है उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वहां पे आपके नंबर बन सकते हैं। और कोशिश ये करना कि डिक्टो आपका जो पैराग्राफ के अंदर आंसर जो लाइन लिखी हुई है वो डिक्टो आप आंसर में मत चेप देना। इसके बाद आता है हमारा लास्ट सेक्शन जो कि है ग्रामर का सेक्शन। ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इसके अंदर आप कोई ऐसा स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि इसी किताब में से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। जैसे लिटरेचर में होता है ना कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, ऐसे ग्रामर में हम नहीं बोल सकते क्योंकि ग्रामर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रामर के अंदर सबसे जो मेन चीज होती है वो आपका होता है कंसेप्ट, ठीक है। आपको पहले कंसेप्ट समझना है, उस कंसेप्ट को समझने के बाद उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा ग्रामर वाला जो सेक्शन है वो तुम्हारा शार्प होता चला जाएगा। ये ग्रामर वाला जो सेक्शन है ना पूरा का पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसका ग्रामर वाला सेक्शन इंप्रूव हो जाएगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा, ठीक है। ग्रामर वाला सेक्शन कंप्लीटली आपका प्रैक्टिस बेस्ड है। तो क्या करना है, कंसेप्ट अच्छे से समझना है। कंसेप्ट समझने के लिए आप वही चीज मैं फिर से बोलूंगा, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारी जहां पे आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। कंसेप्ट समझ के उसके बाद अपनी बुक से जितने भी आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सैंपल पेपर खासकर कर लेना ग्रामर सेक्शन के अंदर, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सैंपल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, यूट्यूब वीडियो से अपना पूरा जो कंसेप्ट है वो समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अपनी बुक से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करो या फिर सैंपल पेपर से करो, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ग्रामर वाला सेक्शन है वो भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस किस ऑर्डर में करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको लिटरेचर की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि राइटिंग सेक्शन आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। राइटिंग सेक्शन के बाद आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आप अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करोगे। अनसीन पैसेज को हमेशा हमें लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है, क्योंकि वो अनसीन है, वो कहां से भी कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिस मत करना, प्रैक्टिस जरूर करनी है अनसीन पैसेज की। कम से कम 5-6 अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन को कैसे रिफ्रेज करते हैं वो भी सीखना होता है ना आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक ऑर्डर बताया, सबसे पहले लिटरेचर को अच्छे से करना है क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक बुक होती है आपके पास, फिर राइटिंग सेक्शन करना है, उसके बाद ग्रामर करना है, उसके बाद आपको जो रीडिंग सेक्शन है वो आपका लास्ट में रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है। और लास्ट में तो आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा ही क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जो तैयारी है वो हम इस तरीके से करेंगे कि हमारा पेपर 27 तारीख को नहीं है, हमारा पेपर 26 तारीख को है। तो हमारी जो तैयारी है सारी की सारी चारों सेक्शन की वो हमारी 25 तारीख तक पूरी हो जाएगी और जो 26 तारीख वाला दिन है उस दिन हमें चारों सेक्शन की रिवीजन कर डालनी है, ठीक है। तो जो 26 तारीख वाला दिन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। आई चीज समझ? तो इस तरीके से हमें अप्रोच हमारी होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। तो होप करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो मैंने शुरुआत में इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक चीज बोली थी, वॉरियर वो नहीं होता जो एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी करता है, बल्कि वो होता है जो अंत तक लड़ता है। तो अभी अंत आया नहीं है, तुम चाहो ना अभी भी इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज करके अपनी जो किस्मत है ना उसको पलट सकते हो। आखिरी सांस तक हमें लड़ाई करनी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।